हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल स्ट्रीम्स क्लासेज में। मैट्रिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं यह क्लियर कराता हूं, जो मैं क्वेश्चन बैंक 2014 का द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने रिम्स क्लासेज चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। और ये वीडियो देखना होगा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देखें। मेरे रिम्स क्लासेज चैनल को खोलिए और उसको देखिए, तब उसके बाद में आप इसको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे, तब जाके आपका एक क्वेश्चन बैंक का जो 2014 में द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है वो क्लियर होगा। और यही आकर तैयारी करेंगे तो इसी तरह से आपको मैट्रिक का जो भी क्वेश्चन मैथ का पूछता है ऐसा ही पूछता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, जो बच्चे रिवीजन ना करने की वजह से अपना मैथ ये घबरा रहते हैं, अपना क्लियर मैथ नहीं कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ज़रूर वीडियो समझ में आएगा। चलिए आप देखेंगे क्या 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों A1 A2 A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 की तुलना कीजिए और दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत, इसकी पुष्टि करनी है। मतलब जांचना है कि क्या ये संगत है या असंगत। और समीकरण दे रखा है 3/2x + 5/4y बराबर 7 और 9x - 10y बराबर 14 दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे संगत असंगत बना सकते हैं? तो संगत असंगत बनाने के लिए सबसे पहले इसका जो शर्त है वो मतलब समझना पड़ेगा। जब हमारा ये समीकरण लेंगे 3/2x + 5/4y और इस 7 बराबर के बाद पहले लाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, इसको इक्वेशन निकले लेंगे। उसके लिए आएंगे 9x - 10y और ये बराबर के बाद में प्लस है, पहले आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आपका दो इक्वेशन लेना पड़ेगा। अब देखिए, यदि मैं इसको स्पष्ट करता हूँ तो अगर मान लें स्पष्ट करें तो A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 आएगा। तो ये दिए गए युग्म का जो मतलब इस रूप में आएगा A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तो हम कह सकते हैं कि इसका एक अद्वितीय हल होगा, यानी एक हम इसका संगत हल कह सकते हैं। या तीनों का मान A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यदि ये आपस में तीनों के तीनों बराबर आ जाए तब हम इसे कह सकते हैं कि इसका हल आश्रित हो गया। और आश्रित हल जिसका होता है वो भी संगत कहलाता है। और एक इस तरह से आएगा A1 बटा A2 B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। अगर ऐसे सवाल आएगा तो हम इसको कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखना है कि ये जब हम स्पष्ट करूँगा तो किस रूप में आ रहा है, इस रूप में आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, किस रूप में आ रहा है। अगर इसमें आएगा और इसमें आएगा तो संगत होगा, अगर नहीं आएगा तो असंगत होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे थोड़ा मिटाऊंगा। किधर रखा आगे, मिटाना दीजिए इधर। देखिए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे A1 मेरा 3/2 है, B1 5/4 है, C1 जो है -7 है, A2 9 है, B2 -10 है और C2 -14 है। अब आप देखेंगे A1 बटा A2 3/2 और 9 के नीचे 1 मान ली, बटा हो गया तो इसको पलटेंगे 3 तिहाई 9 1/6 आया। B1 बटा B2, तब B1 का मान कितना है 5/4 है, ये -10 है। तो देखेंगे 5/4 इसके नीचे 1 मानेगा तो 1/10 हो जाएगा, 5 दूना 10 1/-8। यानी हम कह सकते हैं, यही से पता चल गया स्पष्टता
है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः दी गई 10 समीकरण युग्म बना हुआ है, क्योंकि जोड़ा में युग्म का हल एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, अर्थात यह एक संगत है। हालांकि इस तरह से भी बना सकते हैं और हम शॉर्टकट भी बताऊंगा जो कि आप समझ सकते हैं। ये मैं इसलिए बताया हूँ कि आपको इसमें तोड़ तोड़ कर समझा दिया हूँ और आप इसे अच्छा ढंग से बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब इसका एक शॉर्ट जैसा बनाता हूँ कि ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। ये भी एक लॉन्ग टर्म है, लेकिन लॉन्ग क्या है, इसको बनाने का यही एक सबसे सरल तरीका है और इससे आसान बनाने का यही उपाय है कि इसमें आपको ये कुछ नहीं लिखना होगा और सिर्फ स्पष्ट करना होगा 3/2 और 1/9 बराबर 5/4 गुना 1/-10 बराबर -7/14। अब देखना है 3 तिहाई 9, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1/3 बराबर 1/2। यह स्पष्टता में दिखाएंगे, किस में दिखाएंगे, अस्पष्टता में, कि मैं स्पष्ट कर लिया ये बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। माइनस मेरा क्या होगा, प्लस जाएगा। तो फर्स्ट वाले से हमको मतलब रहता है, सेकंड बराबर हो या ना उससे मतलब नहीं है। इससे था चल गया कि मेरा ये 10 समय दिया गया संगत है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी तरीका मस्त है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मैं 22वां क्वेश्चन की ओर चलूँगा। ठीक है, देखेंगे 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 2√2 बराबर 0 है। इसके मूलों का योग तथा गुणनफल क्या होगा। तो देखिए 10 समीकरण कितना है, 10 समीकरण दिया है, मतलब 10 में दिया हुआ समीकरण 2x² - 6x + 2√2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ a जो होगा √2 होगा, b जो होगा -6 होगा, c जो होगा 2√2 होगा। अगर ये बराबर के उस पर होता है तो उसको हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, अब बोला मूलों का योग, तो इसका मूलों का योग जो होगा इसका फार्मूला होता है -b/a, यानी हिंदी में अगर बोलेंगे तो x का गुणांक -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, तो माइनस का माइनस रहेगा, b का मान क्या है -6 है और a का मान √2 है, माइनस से प्लस होगा 6√2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इतना भी अगर आप बनाकर छोड़ दीजिएगा तो वो सही है, या आप इसे चाहे तो हर समीकरण भी कर सकते हैं। 6√2 2 आएगा, 2 3 6 यानी 3√2 आया। अब मूलों का गुणनफल है, मूलों का गुणनफल c/a है। c का मान 2√2 है, 1 √2 है, 2 से √2 कट गया, 2 आंसर हुआ। देखिए तो यहाँ पर कुल इसका सूत्र होता है जो आप सूत्र के माध्यम से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको सूत्र याद नहीं है तब भी इस मैथ को आप हल में सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब कैसे, तो देखिए ये लिखिए चाहे ना, मतलब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको मूलों का योग लिखना होगा। मूलों का योग बीच वाला, मूलों का योग होगा बीच वाला और लास्ट वाला। अगर ये माइनस होगा तो प्लस ले लेना है, अगर ये शुरू वाला लेना हो गया। देखिए हार पेंगन कर दीजिए, आया था आंसर। अभी √2 को √2 में गुणा तो 4 हुआ, 4 का गुणन 2 होता है। अब मूलों का गुणनफल है, मूलों का गुणनफल
अब मूलों का गुणनफल होगा तो लास्ट वाला शुरू वाला इसमें चिन्ह चेंज नहीं करना है। यहाँ माइनस है तो प्लस लेंगे, प्लस है तो माइनस लेंगे, यहाँ होगा लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। देखिए कितना आसान है। तो हम एक क्वेश्चन को दो तरह से है तो बना दिए। कुछ का मैथ का सोल्यूशन दो तरह से नहीं होगा तो नहीं बनाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको। देखिए अब 23 नंबर हम देखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है और इसमें दो भुजा पी क्यू और पी आर है, जिस पर दो बिंदु स्थित है ई और एफ। इस पर ई है और इस पर एफ है, दो बिंदु स्थित है। अब इसमें पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर दिया। पी क्यू यानी पूरा ये बारका दिया 1.28 सेंटीमीटर दिया है। पी आर इधर का पूरा बारका दिया है 2.56 सेंटीमीटर और पी ई दिया है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ दिया 0.36। ये तो हम जानते हैं कि यदि पी ई बटा ई क्यू पी ए बटा एफ बार यदि समानुपाती हो जाता है तो थेल्स के विलोम से क्या होगा, समांतर हो जाएगा। तो हम यही देखेंगे क्या इस अनुपाती है कि नहीं। या पी ई बटा पी क्यू थेल्स परिमेय से क्या होता है, ये थेल्स परिमेय से भी लागू हो सकता है। थेल्स परिमेय से पी ई बटा पी क्यू और पी एफ बटा पी आर ये उप परिमेय से निकलता है, क्योंकि हम दोनों साइड 1 1 जोड़ देंगे तो ये आपका परिमेय मिल जाता है। इसीलिए अब इस पर मान पुट करेंगे तो पी मेरा 0.18 है और ये 1.28 है, इधर से 0.36 है और 2.56 है। दशमलव दोनों का सब जहाँ दशमलव इसके बाद में 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, इस समय 2 अंक तो दशमलव हट जाएगा। 28/128 आएगा, इस 36/256 आएगा। अभी कटाएंगे, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, इतना आएगा। ये हम 4 से कटाऊंगा, 4 9 आएगा, 4 6 24, 4 6 16। देखिए बराबर आ गया दोस्तों। यदि ये बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं थेल्स के विलोम से क्या होगा, ई एफ समांतर क्यू आर प्रूव हो गया। एग्जाम में एग्जैक्टली 2 नंबर के पूछता है तो बहुत शॉर्ट में बनाना पड़ेगा ताकि जल्दीबाजी आपका क्लियर हो जाए। आंसर भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ज्योमेट्री का सवाल होता है, बहुत कष्ट बच्चे को बनाने में होता है, तो मैं क्लियर किया बहुत आसान तरीके से। चलिए इसके बाद हम 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ूंगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर है। देखिए दोस्तों, ये मैं एक वृत्त बनाया, ठीक। अब वृत्त के केंद्र बीचों बीच होता है और एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर है। अब यहाँ से 10 सेमी की दूरी पर ए एक बिंदु है, तो इसका मान कितना दिया है, 10 सेमी। और वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, अब देखिए दोस्तों, अब ए बिंदु से नीचे भी स्पर्श हो सकता है, उस पर भी स्पर्श हो सकता है। और स्पर्श करने वाली जो रेखा है उसकी लंबाई दिया है 8 सेमी, ये 8 सेमी। अब इसको हम मिला देते हैं तो ये बन जाएगा त्रिज्या। तो बोला वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जब कोई वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वृत्त के जब किसी एक बिंदु को स्पर्श करता है तो वह लंब होता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर हो गया लंब। तो हम अगर हम ए दिया है तो इसका मान बी कहीं दिया होगा,
स्पर्श रेखा की लंबाई नहीं देता, मान लेते हम यहाँ बी है, ये ओ होगा तो ओ बी की लंबाई क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा ओ ए के स्क्वायर माइनस ए बी के स्क्वायर। क्या चीज़ से होगा, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। क्योंकि आप जानते हैं कि जब अभी थोड़ा देर पहले बताया है, यहाँ लंब बनाता है तो इसके सामने वाला कर्ण होता है और ये क्या होगा, लंब हो जाएगा तो हमको आधार निकालने हिसाब से, तो 10 के स्क्वायर में से क्या होगा, 8 के स्क्वायर हटा देंगे, इसको वर्ग याद है तो 10 का वर्ग 100 होता है, 8 का 64 होता है, घटाएंगे 36 आएगा, 36 का गुण 6 होता है, यानी त्रिज्या हो गया 6। इस तरह से बना सकते हैं। अगर वर्ग नहीं याद है तो क्या करेंगे, 10 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर जो दिया है, 10 में 8 जोड़ दीजिए 18, 10 में 2 हटा दीजिए, गुना कीजिए 36 का गुणा 6, ऐसे भी आ सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया उस तरह से बना सकते हैं, या तो ये बनाइए ना तो ये बनाइए, कोई तरीका बनाइए पर आंसर करेक्ट आएगा। तो ये आपका भी ज्योमेट्री का सवाल है, 2 ज्योमेट्री का सवाल दिया गया था जो क्वेश्चन बैंक 2014 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलता हूँ। 25वां क्वेश्चन, उस बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए जो 2 बिंदु को, जैसे मान लीजिए एक ई बिंदु है एक ई बिंदु है, जिसका नाम देता हूँ ए और बी, और इसको मिला भी देता हूँ। अब ए का मान दिया है -4 7, अब बी का मान दिया है 4 3, इसको मिलाने वाली रेखाखंड, अब देखिए उस बिंदु का तो कहाँ होगा, तो ये भी जो रेखाखंड है इसको एक ही साइड में 2:3 में बांट रहा है, जैसे पी बिंदु ले लेते हैं x, y। तो विभाजन सूत्र से बताना है कि इसका बिंदु का निशान क्या होगा, मतलब ए और बी जो 2 बिंदु है, जो बी इसके बीच में कोई एक बिंदु आ रहा है जो ये दोनों को 2:3 विभाजित करता है, तो पी का निशान क्या होगा। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका है, लिखेंगे माना कि पी बिंदु ए बी रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 में विभाजित करती है। तो x1 कितना होगा -4, x2 कितना होगा 4, y1 होगा 7, y2 होगा -3, m1 होगा 2 और m2 होगा 3। तो विभाजन सूत्र से जो होता है, विभाजन सूत्र से P बिंदु के निशान जो होगा आपका होगा m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र है। ये भी मतलब बच्चे लोग को एग्ज़ाम के समय में ये याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो बोर्ड पर मैं आपको मैथ के जरिए बता रहा हूँ। ये विभाजन सूत्र बोलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मस्त क्वेश्चन है, पूछता भी है। तो m1 कितना है 3 है, सॉरी m1 3 नहीं, m1 हमारा 2 है, x2 मेरा 4 है, m2 3 है, x1 -4 है बटा m1 कितना है 2 प्लस 3 आएगा। उसी तरह से m1 मेरा 2 है, y2 -3 है, m2 3 है, y1 7 है बटा 2 प्लस 3 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 3 12, 3 2 5, ये 3 दूना 6, 7 1 21, 3 2 5, 7/5 15/5 आएगा, प्लस ज़्यादा है, 5 3 15, यानी दोस्तों -7/5, 3 आया। तो ये आपका 25 नंबर जो क्वेश्चन है इस तरीक़ा से बनता है, जो बहुत लॉन्ग हो गया,
जो बच्चे के लिए बहुत असमर्थ होता है। तो ये भी कोई तरीका खराब नहीं है, याद है तब। यदि याद नहीं होगा तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये समझ में आया होगा। चलिए हम इसको एक और तरीका से, सबसे आसान तरीका बताऊंगा जो आपको बहुत बेहतर लगेगा, कहीं हाँ वाह ये मैथ हुआ। इस तरह से भी आपको बता देना है, क्योंकि आप ये नहीं सोचेंगे कि क्या वाकई में इतना बड़ा मैथ होता है। चलिए मैथ तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसका आंसर बहुत शॉर्ट होता है। पी निर्देशांक बताना है। पी निर्देशांक मतलब एक्स बताना है, कुछ नहीं लिखिए। ये 2 गुना 4, 3 गुना -4 बटा 2 + 3, फिर 2 गुना -3 प्लस 3 गुना 7। इसका इधर नहीं, ये हमें एक्स वाला बना रहा हूँ, खाली एक्स लेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12, 5 होगा, 7 बटा 5 होगा, वाई वाला ये। तो 2 गुना -3 होगा प्लस 3 गुना 7 होगा बटा 2 + 3, 3 दूना 6 प्लस 7 21 5, 15 बटा 5 है, 5 3 15, 3 आ गया। यानी पी निर्देशांक क्या होगा, पी के निर्देशांक क्या होगा -7 बटा 5 3। देखिए दोस्तों मैंने क्या किया हूँ, ये आप तो मैंने बनाने बन गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया होगा। तो देखिए क्या किया, यहाँ से तिरछा माने एक्स वाला, पहले एक्स है तो एक्स में कौन -4 +4 है, तो 2 में इसमें गुना कीजिए, फिर 3 को x1 में गुना कीजिए, फिर 2 को y1 में गुना कीजिए, फिर 3 को y2 में गुना कीजिए। एक तरीका, अगर आप चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे, इधर से m2x1 होगा 3 गुना -4, ऐसे ही हो सकता था। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा इस शॉर्ट वीडियो। तो अब 26 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5 3 और 3 5 को समरस करता है। अब ध्यान दीजिए, पहले ही बोला एक अक्ष पर। दोस्तों ये ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ यहाँ, ठीक है, और इधर हम कहें कि ये x x डैश है, y y डैश है। अब हम एक अक्ष पर बिंदु को स्थित करना चाहेंगे तो y का निशान क्या होगा, 0। तो मान लीजिए सपोर्ट ये मेरा x अक्ष पर आ गया तो x, 0 होगा। अब इससे जाना वाला, अब यहाँ इससे क्या होगा, जितना दूरी पर यहाँ से जितना दूरी ये है उतना ही दूरी पर ये है, जिसका नाम लेता हूँ a और ये b। a का मान जो दिया है वह है 5 3, अब b का जो दिया है वो है आपका 3 5, ठीक है। तो अब बोला है कि इसका x अक्ष का निर्देशांक बताइए, तो समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर बांट दिया तो इसका अनुपात सेम हो जाता है, ठीक है। अब इसको ओ बिंदु बना देंगे तो कह सकते हैं कि ओ पे जो बिंदु है ए बी को समान भागों में बांटता है। तो इसका दूरी सूत्र से क्या होगा, दूरी सूत्र से बनेगा, विभाजन सूत्र पर भी बन सकता था लेकिन विभाजन पर नहीं बनेगा, दूरी सूत्र बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि वो बिंदु जो है ए बी को समदूरस्थ करता है, क्या करता है, समदूरस्थ करता है। तो दूरी सूत्र से क्या होगा, ओ ए के स्क्वायर बराबर ओ बी के स्क्वायर। तो इसका क्या होता है, x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। फिर इधर आएगा x1 माइनस x2 के स्क्वायर, y1 माइनस y2 के स्क्वायर। अब देखिए मैं ये भी कह सकता हूँ, ये रूट से दोनों रूट कट भी जाएगा। तो x1 का मान कितना है, x है, x2 का मान कितना है, 5 है, y1 के मान कितना है, 0 है, y2 का मान 3 है। इधर x1 का मान x है, x2 का मान 3 है, y1 के मान कितना है, 0 है, और y2 का मान 5 है। तो देखिए दोस्तों x का वर्ग कितना होता है, x स्क्वायर, 5 दूना 10x
50 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने किया हूँ। 0 में -3 करें तो -3 आएगा, 3 का क्या होगा 9 हो जाएगा। ये एक्स का स्क्वायर 3 दूना 6x 3 3 9 और -0 में से 5 -5 आएगा, 5 का वर्ग कितना होगा 25। ये एक्स का स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर गया 25 से 25 कर गया, बराबर के बाद में होता है कट जाता है। और ये 9 से 9 कट गया, -10x -6x प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा -4x आएगा बराबर 0। x का मान 0 बटा -4 आया बराबर क्या होगा आंसर 0, यानी x का मान भी 0 हो गया, यानी मूल बिंदु से हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और थैंक यू। अगला नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे 27 क्वेश्चन से। ठीक है, बताइए। देखिए 27 नंबर सवाल कह रहा है कि मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 12 सेमी और आधार 3 सेमी वाला एक शंकु बनाया गया। देखिए दोस्तों, शंकु आपका ऐसे होता है, मतलब कहीं त्रिभुज की बन गया, ऐसे शंकु होता है, आकृति बना दिया। ये आपका शंकु है। शंकु की ऊंचाई दिया है 12 सेमी, ये बीच वाला ऊंचाई होता है, और आधार दिया है 3 सेमी वाला एक शंकु बनाया गया। ये थोड़ा आधार की त्रिज्या होना चाहिए, आधार की त्रिज्या दिया 3 सेमी, ये 3 सेमी है। एक बच्चा ने इसे गोला को क्या किया, गोला में बदल दिया। बच्चा आया, इसको गोला बना दिया, वृत्त। तो बताइए गोला की त्रिज्या क्या होगा। तो ये पूरे मिट्टी है ना, पूरे मिट्टी को क्या किया, गोला बना दिया। तो इसका जो आयतन होगा गोले के आयतन के बराबर होगा, मानिए इसका जो आयतन होगा गोला के आयतन के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं गोला के आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका आर डैश कर देता हूँ, और पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 आर क्यूब हो जाएगा। आर स्क्वायर का मान दिया 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो गया, आर क्यूब 3 गो 2 गो 3 यहाँ हो गया, 3 आर बराबर क्या होगा √3 गुना 3 गुना 3, यहाँ क्यू होगा। क्यू का मतलब कि अंडर में 3 गो होगा एक जैसा, तो एक बाहर निकलेगा, मतलब गोला की त्रिज्या क्या होगा 3 सेमी। सबसे शॉर्ट बनाया। अगर ऐसे भी बनाते तो कोई नंबर नहीं कट सकता है, क्योंकि आपका 2 नंबर में पूछता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसे आप लिख कर बनाएंगे तो लॉन्ग चल जाएगा। तो आपको लिखने का तरीका बताना, तो लिख कर कैसे बनाएंगे। लिखेंगे माना कि गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तब लिखेंगे शंकु की त्रिज्या 3 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी, और तब लिखिएगा शंकु वाले मिट्टी को गोला में परिवर्तित किया जाता है। तो प्रश्न से गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन, और उसके बाद में लिख दीजिएगा, वो आपका लिखावट के साथ हो जाएगा। और ये मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर लिख कर ऐसा बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं 28 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेमी तथा 7 सेमी है। तो उस वृत्त की परिधि क्या होगा जो इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर होगा। देखिए 2 वृत्त की त्रिज्या है, ये एक का वृत्त है, एक ही वृत्त है। इन दोनों वृत्त का योग करेंगे तो एक बड़ा वृत्त बनेगा। इसकी त्रिज्या दिया, इसकी त्रिज्या दिया, तब इसका त्रिज्या बताइए। तो इसका त्रिज्या दिया है आपका कितना, इसका त्रिज्या दिया है 14 और 7 दिया, इसका 14 दिया, इसका 7 दिया है। तो बताइए इसका त्रिज्या कितना होगा। तो ये परिधि, इन दोनों का परिधि इस परिधि के बराबर है। तो इसका परिधि होता है, मान लीजिए इसका आर अगर लेते हैं तो इसका परिधि 2 पाई बार का आर हो जाएगा, और इसका परिधि 2 पाई R1 होगा, 2 पाई R2 होगा। ठीक है, तो 2 पाई सेम है एक जैसा, R1 प्लस R2 सेम नहीं है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए R बराबर हमारा जाएगा 14 प्लस 7, 14 7 21 सेमी, मतलब आपका आंसर राइट होगा 21 सेमी। अगर आप लिख कर बनाना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, माना कि उस वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी है, माने सॉरी बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी है, और छोटे 2 वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 14, R2 बराबर 7
तब लिखिएगा प्रश्न से बड़े वृत्त का परिधि बराबर दोनों वृत्त के परिधि का योग, और उसके बाद में लिख कर बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ, वॉइस आपका सुनाई दे रहा होगा, इससे आप जरूर टैच करके लिख कर अपना बना सकते हैं, ना तो इतना ही बने तो आंसर करेक्ट निकलेगा। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि tan a बराबर 3/4, देखिए tan a बराबर 3/4 दिया है, तो sin a cos a का मान बताना है। तो देखिए tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो हम कह सकते हैं तो tan a बराबर 3/4 है, तो p का मान b का मान होगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा, मैंने p बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 4 होगा, बराबर k मान लीजिएगा। तो p का मान हो जाएगा 3k, b का मान हो जाएगा 4k, तीसरा गुना कीजिएगा, h का मान निकल जाएगा p² प्लस b², पाइथागोरस परिमेय से निकलेगा, इसको पाइथागोरस परिमेय मान लेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। तो यहाँ पर होगा 3k² प्लस 4k², 3 का बराबर 9k², 4 का बराबर 16k², 16 9 25k² बराबर 5k आएगा। अब हमको जो निकालना है, यहाँ p का मान हो गया, b का मान हो गया, h का मान हो गया। अब हमको निकालना है साइन, तो साइन का होता है p/h होता है, तो p का मान 3k दिया है, h का मान 5k दिया है, k का k कट गया, k एक नियतांक मान होता है, cos थीटा का होता है b/h, b का मान दिया है 4k और h का मान दिया है 5k। इस तरह से भी आपका सबसे आसान तरीका से मैं बताया हूँ। अगर इसका लॉन्ग तरीका है तो त्रिभुज भी बनाकर बनाया जा सकता है। आप यहाँ त्रिभुज बनाइए, उसमें मान पुट कीजिए, 10 का मान क्या होगा, कर्ण निकालिए, पाइथागोरस परिमेय बनाइए। और यहाँ एक दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सोचिएगा सर पाइथागोरस परिमेय कैसे लागू हो गया। तो मैं बाबू एक बात बताऊँगा कि पाइथागोरस परिमेय त्रिकोणमितीय अनुपात में आपका लागू ही होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही समकोण त्रिभुज पर ही त्रिकोणमितीय अनुपात संभव होता है, इसीलिए आपके पाइथागोरस परिमेय समकोण त्रिभुज पर ही लागू हुआ है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट है 30वां नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल कर रहा है, सिद्ध करे कि sin 48 इंटू sin 23 इंटू sec 42 इंटू sec 67 बराबर 1 लाना है। तो ध्यान दीजिएगा 30 से नहीं लेना है, ये LHS बराबर ही ले लीजिए। दोस्तों इसमें देखिएगा कि किसका मान जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो ये 48 को और sec 42 को, तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को पूरक से में चेंज किया जाएगा। साइन 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 48 आएगा, तो 42 घटाएंगे, और ये sec ए जान लीजिए। उसी तरह 23 और 67 में मतलब साइन 90 में से आप कितना घटाएंगे जी, 23 आएगा तो 67 घटाना होगा, और इससे जैसे कि तैसे रहना दीजिए। यहाँ तक क्लियर समझ आ रहा है। अब देखिए साइन 90 में से साइन 90 में एक्सटेंड में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, और इससे किसका होता है, कॉस का है, तो कॉस बदल दीजिए। उसी तरह यहाँ पे इंटू है, तो इंटू दीजिए क्या, गुने दीजिए। साइन 90 में एक्सटेंड में क्या होता है, कॉस होता है, कॉस 67, और इससे कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस 67, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। अब क्या आंसर, a गुना 1 बराबर 1, यानी क्वेश्चन में दिया इसके बराबर 1 लाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए इसको एक बार दो बार और अपने से भी रिवीजन कीजिएगा, और भी अच्छा समझ में आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, एक AP का सवाल है। AP दिया 3 13 23 डॉट 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 है। प्रथम पद हुआ था, प्रथम पद A को कहा जाता है, तो फर्स्ट वाला 3 हो जाएगा। सार बन तो D को कहा जाता है, तो A2 माइनस A1 होता है। मगर दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, 10 आया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब लास्ट एक ये है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। कैसे, तो मैं इस बोर्ड को क्लीन करने के बाद ही बताऊंगा पूरा फाइनल, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग है और शॉर्ट भी बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों मैं शॉर्ट ही बता देता हूँ। तो शॉर्ट के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे
माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हो जाएगा तो p की पूर्णांक होगा, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, √5 बराबर p/q करेंगे। अब इसके दोनों तरफ वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर इसका वर्ग करते हैं तो pq के स्क्वायर ऐसा होगा क्या। ये आप लिख लीजिएगा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या, उल्टा लेकर चलना पड़ता है। √5 को एक परिमेय संख्या ले लेंगे तो बाटा के रूप में आएगा, तो वही p की पूर्णांक माने तो बाटा लेंगे। p और q पूर्णांक है, तो देखिए स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, 5 आएगा, ये p का स्क्वायर होगा, ये q का स्क्वायर होगा। अब हम इस q में से किधर q ला देंगे तो यहाँ पर 5q हो जाएगा, p² q हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे कि 5q क्या हुआ, एक पूर्णांक हो गया, एक पूर्णांक है, जबकि p² एक भिन्न है। इसलिए पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक जो है भिन्न के बराबर नहीं होता है, पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है। अतः लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या √5 को परिमेय मानने के कारण प्राप्त होता है। देखिए ये सबसे शॉर्ट तरीका है, इसका लॉन्ग टर्म भी है जो ओनली फॉर अलग उसका मैं वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नहीं सर, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा दिखा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा। थैंक यू।